सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्वागत है इस प्रोग्राम अनुभवदान में। अनुभवदान के ऊपर पहले लिखा हुआ है लाइफ लर्निंग्स। लाइफ लर्निंग्स के इस प्रोग्राम के अंदर जो कंडक्ट किया जाता है जियो जिंदगी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ये मेरा नया वेंचर है, जियो जिंदगी लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और इसके तहत मैं अलग अलग यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियोस बना रहा हूँ। एक्चुअल वीडियो क्यों बनाना पड़ा और इसके पीछे का पर्पस क्या है, इसके पीछे का पर्पस एक्चुअली ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ और ये अचानक से और इतने सारे वीडियो वगैरह क्यों आ रहे हैं, क्या बनाया जा रहा है, क्या पर्पस है। उसके पीछे का विज़न अगर आपको पता नहीं होगा तो शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा हमारा विज़न। अगर फेथ ग्रुप का अगर आपने वेबसाइट देखा होगा तो वेबसाइट पर बरसों से, जब से वो वेबसाइट बनी है तब से एक विज़न हुआ है। आवर विज़न इज टू एनहांस द प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी एंड इंस्पायर नेक्स्ट जनरेशन टूवर्ड्स ग्रोथ। मतलब कहीं ना कहीं हम मेरे ग्रुप का या हमारे ग्रुप का, हम लोगों का एक ये विज़न है कि सोसाइटी यानी समाज, वह समाज सिर्फ मौर्य समाज नहीं, अन्य कोई भी समाज पूरे भारतवर्ष के अंदर सबके सुखों में वृद्धि हो। कहीं न कहीं हम भारत के ग्रोथ में हम अपना योगदान दें। विजन इज टू एनहांस प्रॉस्पेरिटी, इसका ये मतलब होता है। दूसरा है इंस्पायर नेक्स्ट जनरेशन टूवर्ड ग्रोथ। आने वाली पीढ़ी को ग्रोथ के लिए एनकरेज करना, इंस्पायर करना, ये विजन है मेरा। अगर पहला वीडियो आपने देखा होगा बड़ा बिजनेस, उसके अंदर मैंने इस चीज़ को बताया है कि कोई भी कंपनी विदाउट विज़न अगर काम कर रही है तो उसका एक सर्टन जगह पहुंचने के बाद में एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद में वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो विज़न का होना ज़रूरी है, लिखा होना ज़रूरी है, और ये विज़न वही है। और इसी विज़न के कारण आज ही हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। इसमें इंस्पायर नेक्स्ट जनरेशन टूवर्ड्स ग्रोथ ढूंढ रहे थे कि क्या कैसे किया जाए। मेरे टच में, मेरी कंपनी में जितने लोग हैं, मेरा परिवार में जितने लोग मेरे साथ टच में हैं, उनको तो मैं हमेशा प्रेरणा देता रहता हूं, उनको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं कि वो आगे बढ़ने के लिए जो कुछ करना है करते रहिए। लेकिन समाज के लिए मैंने लिखा हुआ है तो दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं वो चलता था कि कैसे ग्रोथ करेंगे, कैसे मैं समाज को हेल्पफुल हो पाऊंगा। तो उसके लिए हमने पहला B2B किया। मैं मदद उस रूप से कर सकता हूं कि जिसकी मुझे जानकारी है या जिसके अंदर मुझे लगता है कि मेरी थोड़ी मास्टरी है, जिसको मैं डोनेट कर सकता हूं, लोगों को बता सकता हूं। तो B2B की हमने शुरुआत की, मौर्य बिजनेस नेटवर्क की शुरुआत की। उस मौर्य बिजनेस नेटवर्क के अंदर हमने प्रयत्न किया है कि भाई हमारी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आके अपने अपने बिजनेस को डेवलप करें, एक दूसरे के साथ में व्यापार को बढ़ाएं। लेकिन उतने से काम नहीं होना था। फिर हुआ कि अन्य लोगों के लिए क्या, तो सोचते हुए दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई क्यों ना, देखिए नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना है, उनको बढ़ाना है आगे। तो जो करंट जनरेशन है, जो वर्तमान जनरेशन है, जो एक सर्टन लेवल तक क्रॉस कर चुकी है, तो उनके पास एक बरसों का अनुभव इकट्ठा हो जाता है। वो बरसों का अनुभव वह इतने ही लोगों में बांट पाते हैं जितने लोग उनके पास टच में हैं। एक समाज सेवी अगर मैं बात करूं, एक बिजनेसमैन की बात करूं, तो वो अपना अनुभव सिर्फ उतने लोगों को बांट पाता है जितने लोग उसके डायरेक्ट टच में हैं। तो उस अनुभव से जो दूसरे समाज के अन्य बहुत सारे लोग सीख सकते थे, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। देखिए इसी अनुभव के कारण ही हमारा विकास हुआ है। आज दुनिया जिस स्तर पे पहुंची हुई है, आज जितनी सुख सुविधाएं बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने अपने अनुभवों को इस तरह बांटा था। हम जिस वक्त महाभारत रामायण का जमाना था, उस वक्त रथों का जमाना था, आज रॉकेट और हवाई जहाज का जमाना है। तो चीज़ें बदलती गई, लेकिन उस वक्त का महाभारत में जो शेयर किया गया था अनुभव किताब में डालकर, वो आज भी उपयोगी है। इसी तरह हम अनुभव जब यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू देंगे तो आने वाली कई जनरेशन्स तक को वो हेल्प करेगा। तो इस विचार को लेकर हुआ कि अनुभव दान की एक यूट्यूब सीरीज स्टार्ट की जाए, और उसके अंदर हम अनुभव दान, समाज सेवकों के अनुभव का दान करवाएंगे। दान के कई प्रकार हैं। देखिए ये बहुत बड़ा दान है।
समाज सेवकों का दान करवाएंगे और वैसे बिजनेसमैन जिन्होंने शून्य से सृजन किया है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के तो यूट्यूब पर आप देखेंगे वीडियो तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मोटिवेटेड स्पीकर्स हैं जिन्होंने केस स्टडी करके डाला हुआ है। अंबानी कैसे बढ़े, अदानी कैसे बढ़े, कोको कोला कैसे बड़ी हो गई, गूगल कैसे बड़ा हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों को तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन छोटी कंपनियां जिन्होंने जीरो से लेकर माइक्रो लेवल या मीडियम लेवल या स्मॉल लेवल तक पहुंचे, उनके संघर्ष को कभी भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो मैं अपने अनुभवदान के तहत वैसे जिन्होंने संघर्ष करके स्टार्ट किया है, अपने बिजनेस को सर्टेन किसी लेवल तक पहुंचाया है, वैसे लोगों को भी इंटरव्यू करूंगा इसी अनुभवदान सीरीज के नीचे, और उनको भी रिकॉग्नाइज करूंगा कि वो उनको भी लोग जाने और उनका जो अनुभव रहा है, उनकी जो जर्नी रही है, उस जर्नी के कारण आने वाली पीढ़ी को कुछ ना कुछ लाभ पहुंचे। तब जो मेरा विजन है इंस्पायर नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स ग्रोथ, वो पूरा होगा। तो उसी को लेकर ये स्टार्ट किया गया है। तो मेरा जो आज का ये पर्पस है, मेरे ख्याल से मैं आपको कम्युनिकेट कर पाया हूँ, बता पाया हूँ कि ये हम क्यों करते हैं जी। और जब पर्पस क्लियर हो जाएगा तो अभी आप जब इसके अंदर आएंगे, अभी आप इस वीडियो के पार्ट हैं। नेक्स्ट हम इंटरव्यू करेंगे जिन समाज सेवी लोगों को हमने यहाँ पर, दो महारथी को या प्रखर समाज सेवी जिन्होंने बरसों अपनी ज़िंदगी को के लगाए हैं समाज की सेवा में। और सिर्फ समाज की सेवा जब मैं कह रहा हूँ तो सिर्फ अपना मौर्य समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन्होंने अपने जीवन के अनेकों वर्ष अन्य समाज के लोगों के लिए भी जहाँ जहाँ रहे हैं सबको उपयोगी हुए हैं। आज किसी को किसी अस्पताल में अगर ब्लड की ज़रूरत है और इनके पास आता है तो ये उसको ये नहीं कहते कि आप हमारे समाज के नहीं हो, वो चाहे जो भी है उनकी वो हेल्प करते हैं, अपना समय अपना पैसा लगाकर उनकी मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने बुलाया है, हम उनका इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू में हम शुरुआत में चाहेंगे कि वो अपनी फैमिली का परिचय स्वयं दें, उनकी हिस्ट्री वह स्वयं बताएं। उसके बाद में हम इंटरव्यू जो हमारे मन में सवाल हैं, उनसे जो हम सीखना चाहते हैं वैसे प्रश्नों को हम लेंगे। और उस नेक्स्ट जो आएगा इंटरेक्शन राउंड। इंटरेक्शन राउंड के अंदर होगा कि आप लोगों के दिमाग के अंदर जो भी प्रश्न चल रहे हैं, उन्होंने जो जवाब दिए यहाँ पर, या आप उनको जो जानते हैं उसको लेकर कोई भी प्रश्न आप लोगों के दिमाग में है तो आप उनसे प्रश्न डायरेक्ट पूछिए। तो उस प्रश्न के उत्तर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा। तो ये इस तरह हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। जिनको मैं यहाँ बुला रहा हूँ वह है प्रखर समाज सेवी, अपनी ज़िंदगी के बरसों देने वाले मौर्य, गुजरात मौर्य समाज, जिसमें वो 7 बार महामंत्री रहे हैं। 7 टर्म कंटिन्यूस महामंत्री बनना और रहना उस सीट पर, ये आसान विजय नहीं है, ये बहुत बड़ी विजय है। चुनाव के अंदर भी 5 साल के बाद में एंटी कम्युनिस्टी हो जाती है, यहाँ 7 बार रहना बड़ी बात है। उसके बाद एक बार अध्यक्ष रह चुके हैं गुजरात मौर्य समाज के। गुजरात मौर्य समाज में समूह विवाह समिति के भी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। संस्थापक हैं कुशवाहा शाक्य समाज एयरफोर्स स्टेशन बिसियाना बठिंडा। उनके जॉब के दरमियान जब उनका, आप समझिए कि वो जब युवा थे उस वक्त भी उनके दिमाग में कितनी समाज सेवा की भावना थी कि उस वक्त भी उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं अखिल भारतीय मौर्य महासंघ के। सामाजिक संगठन की प्रेरणा स्रोत बड़ौदा, अंकलेश्वर, भरूच, सूरत, सभी जगह पर इनका बहुत सम्मान है। और हर जगह जब भी कोई कार्यक्रम होता है इनको विशेष तौर पे आमंत्रित किया जाता है। और इनकी खासियत यह है कि हर एक के दुख के प्रसंग में ये उपस्थित मिलते हैं। मैं स्वागत करता हूं श्री ओम प्रकाश जी का। कृपया उनका तालियों के साथ स्वागत कीजिए। वेलकम। थैंक यू। सर स्वागत है आपका एक बार फिर से। थैंक यू सर। स्वागत तो मुझे करना चाहिए कि हम लोग समाज में एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं अनुभव दान का, जो कि हो सकता है कि जो चीज़ मेरे तक दबी रहती है मैं अपने अंदर रखता, वो आज सबके सामने आएगा। हो सकता है बहुत से लोगों को ये इंस्पायर करे समाज सेवा करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, सही बात है। और ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आपके अनुभव लोगों के काम में आए। जी, यही इसका मुख्य उद्देश्य भी है। जी। और आज इस कार्यक्रम के बाद में वाकई में एक माइलस्टोन स्थापित होगा और लोग आपको बहुत करीब से जान पाएंगे। थैंक यू। ऐसा मेरा विश्वास है। मैं चाहूँगा सर आपका जो हिस्ट्री है
आपकी फैमिली की जो भी कहानी है जी, या आपकी जो प्रेरणा के स्रोत हैं, आपने कहाँ से कैसे शुरू किया, तो पहले लोग जाने आपको पर्सनली। होता क्या है कि लोगों को अभी तक जो आपका चेहरा दिखा होगा वो स्टेज पे दिखा होगा, जी, जी, किसी ना किसी ने दूर से आपको जाना होगा कि हाँ ये ओम प्रकाश जी हैं, जी, लेकिन इनके साथ में कौन है, इनके माता पिता कौन है, इनका परिवार कौन है, इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है जी। और कोई माध्यम भी नहीं है जिससे जानकारी दी जाए। तो सबसे पहले आप अपने परिवार का सबका परिचय दीजिए। जी, विश्वास जी, सर की हेल्प कीजिए, आप अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए प्लीज़। आप मेरे पिताजी हैं और मेरी माताजी हैं। मेरे पिताजी करीबन 35 साल अहमदाबाद में ही रहे हैं, 1950 से लेके 83-84 तक, और वो टेक्सटाइल में थे। मजूर महाजन के एक सक्रिय मेंबर थे। और खूबसूरती ये है कि इन्होंने उस ज़माने में खाली हिंदी स्पीकिंग हो या भोजपुरी बोलने वाला आदमी मिल जाए और कहे साहब मैं नया आया हूँ इस शहर में, मुझे रोजी रोटी के लिए कुछ चाहिए, तो ये नहीं पूछते थे आप किसके मार्फत आए हो, कहाँ रहते हो, किसी न किसी कंपनी में उसको लगा देना। बहुत बढ़िया। यहाँ तक होता था कि लोगों के पास सोने बिछाने के लिए कपड़े नहीं होते थे, उसका इंतजाम करना, खाने का भी इंतजाम करना। अक्सर उस समय में लोग कंपनियों में रहते थे, टीन सेट बने होते थे फैक्ट्रियों में, जी जी, मिलों में, तो वहाँ रखवा भी देंगे। वहाँ का जो बंदा होगा उसको बोलेंगे भाई इसको इस राशन चाहिए, इसको कपड़ा चाहिए बिछाने के लिए, वो वहाँ तक करवाते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि समाज सेवा की भावना जो है आपको जी, इनके द्वारा मेरे पिता विरासत में मिली हुई है। मेरे पिताजी से विरासत में मिली है। जी जी। ये मैं हूँ, मेरी माताजी और मेरी बड़ी बहन है। ये मेरे जन्म के मेरे ख्याल से दो एक महीने बाद का होगा, 1962 का है ये फोटोग्राफ। बहुत बढ़िया। ये मैं हूँ। 1973 में मैंने मिलिट्री स्कूल की एग्ज़ाम दी थी, जो मैंने क्लियर किया। जब मैंने नेशनल डिफेंस एकेडमी की एग्ज़ाम दी थी, मैं रिटर्न क्वालिफाई हुआ था, बाकी इंटरव्यू से मैं वापस आया था। ये मेरी एयरफोर्स में सेवा काल के दौरान की मूँछों से देख सकते हैं कि मतलब अभी खून बहुत गर्म था। सही है, उन्हें बढ़िया है। और ये अभी हमने कुछ देर पहले देखा, इसी एयरफोर्स के वक्त उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी। हाँ, मतलब उस उम्र में भी जी, सेवा सेवा की जो भावना थी उनके अंदर थी। पहला फोटोग्राफ है जब मैंने 1979 में एयरफोर्स ज्वाइन किया था, तब मेरी उम्र करीबन 16.5 साल की थी जी। मैं 12th में स्टडी करता था, तब मैंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था। और ये इन बिटवीन है। कहते हैं ना कि शादी के बाद बहुत से काल होते हैं, कभी बीवी चली जाती है, कभी बीवी से रूठ जाते हैं, तो लोग क्या वही साधु बनते हैं। अच्छा। ये गोगल्स में मेरी बड़ी बहन है सुशीला देवी, ये अभी देवरिया में रहती हैं, इनके हस्बैंड बैंकर हैं। दूसरा मेरा फ़ोटो है। तीसरा जो फ़ोटो है मेरे छोटे भाई हैं, टोर एंड पावर में यही सर्विस करते हैं जी। और ये छोटे जो भाई हैं विक्रम साराभाई की एक कंपनी थी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन करके जी। उसमें थे। इस समय ये भी देवरिया में हैं। बहुत बढ़िया। ये मेरा फैमिली फ़ोटो, बहुत छोटी फैमिली है, ऐसे कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। वहाँ से अगर लेफ्ट से आप देखते हैं तो मेरा बेटा है, एनवायरनमेंट इंजीनियर है और इसमें भी टीस से पढ़ाई कर रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से, मीडिया एंड कल्चर के लिए। बहुत बढ़िया। और दूसरी बेटी है वो एमटेक है और वो जीपीएससी है, प्रोफेसर है गुजरात इंजीनियरिंग कॉलेज भुज में। तीसरा मैं हूँ। मेरी प्रेरणा जो है मेरे साथ हैं जी। मेरी वाइफ उर्मिला देवी। पीछे जो है मेरे वो दामाद हैं राजेंद्र शर्मा, वो इंजीनियर है दुबई में। कविता वो भी इंजीनियर है दुबई में। ये बेटी लेके जो खड़ी है वो मेरी बड़ी बेटी है। ये एमएससी एमबीए है, एक फार्मा कंपनी में क्वालिटी मैनेजर है अहमदाबाद में ही। और ये मेरे दामाद जी हैं, वो अविनाश मौर्य जी, ये झाइडस किडेरा में प्रोडक्शन मैनेजर हैं जामगोदर में। और बाकी बड़ी ये जो नातिन है, हाल में हम लोगों ने सम्मानित किया था, उसने 3 मेडल अभी कुंग फू में लिए थे, 2 सिल्वर और 1 कॉपर। बढ़िया। फिर नाती है, ये भी दुबई में ही है और वो छोटी नातिन है। मतलब ये मेरा परिवार है। बढ़िया। ये जो मैंने आपको अभी बताया था वही चीज़ थी। ये इनकी परिवार में एक्चुअल में कितने सब डिग्रियां इकट्ठी हो रखी हैं,
मतलब एजुकेशन के प्रति भी इनकी फैमिली का बहुत बढ़िया लगाव रहा असल में क्या हुआ मैं आपको बताऊं, जब मैं अहमदाबाद आया ना तो उस समय एजुकेशन लेवल अहमदाबाद में भी लड़कियों को लोग नहीं पढ़ाना चाहते थे। 10-12 होने के बाद लोग यही कहते थे कि लड़कियां क्या करेंगी, चूल्हा ही तो जलाना है, चिट्ठी लिखना जान जाए, ये यही था। बाकी हम लोगों ने अलग अलग समाजों को देखा था। मैं साउथ में भी काफ़ी दिन रहा हूँ, तो एजुकेशन देख के मुझे लगता था नहीं, अगर मैं अपने समाज में मैं पहल नहीं करूँगा तो शायद नहीं। उस समय समाज में बहुत से धनी लोग थे जो हाई स्कूल इंटर पढ़ते पढ़ते बेटियों की शादी कर देते। तो मैंने अपने एजुकेशन अपने परिवार में सबसे पहले शुरू किया। जब मेरी बेटी बीएससी में, तो बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि आप पढ़ाएंगे तो शादी कहाँ करेंगे। मैं कहूँ पढ़ जाएगी तो शादी भी हो जाएगी जी। शादियाँ भी हुई, सर्विस भी कर रही हैं, घर को सपोर्ट भी कर रही हैं, और अपने लिए कहते हैं ना एक बहुत बड़ा स्वाभिमान का पॉइंट भी है। बिल्कुल जी हाँ, आत्मनिर्भर हैं, पढ़ी हैं, और ये अच्छा कदम है उस वक्त कदम उठाया। उस समय 2000 के साल में 2001 में ज़्यादा लोग पढ़ाई की ओर मतलब आकर्षित नहीं थे जी। ये उस समय का है। ये मेरा पैतृक घर है देवरिया में। ये देख रहे हैं सामने घर है, ये इतना भाग अभी अधूरा है और ये बना हुआ है। और ये कुआं जो है वो मेरे पिताजी का जन्मदिन जो है उसकी याद दिलाता है। ये कुआं हमारे बनता तो पहले लकड़ी के रिंग डालते थे, तो जिस दिन ये रिंग पड़ी थी उसी दिन मेरे पिताजी का जन्म हुआ था। अच्छा, पिताजी तो खैर नहीं रहे, बाकी उनकी याद बनी है। और मेरे पूरे गांव में एक ही कुआं है जो आज भी सजीव है। इन सेंस आज भी उसमें पानी लोग भरते हैं। पूरे गांव की दाल उसी कुएं से बनती है। कोई भी साधु महात्मा गांव में आता है तो वहीं का पानी आता है। बहुत बढ़िया। ये मैंने लॉ किया था कानपुर से, साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से। तो वहाँ जो डिग्री अवार्ड की गई थी 97 में जी जी 1997 में, उस समय का फोटोग्राफ है ये। हम लोग मैं एक्चुअली मिग वेरिएंट्स में स्पेशलाइज हूँ, एरो इंजन पे। मिग वेरिएंट के जितने भी वर्सन थे 3-4 वर्सन उसमें, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हम लोग पूना में थे। ये उस समय का फ़ोटो है। थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ली आप लोगों की दया दुआ से और प्रेरणा से। तो हाई स्कूल मैंने यहीं से किया था। HSC जो है मैंने एयरफोर्स से किया, क्योंकि 12th में था मैं चला गया था यहाँ से। ग्रेजुएशन मैंने ककातिया यूनिवर्सिटी से किया था 93 में। और उसका भी मेन रीज़न ये था कि वहाँ 1 ईयर में 3 साल के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओस्मानिया और ककातिया में उन दिनों ये प्रोविज़न था जी जी। तो चूँकि उस समय मेरी करीबन एज भी 30 के करीब हो रही थी जी, तो मैंने वहाँ से दिया। लॉ मैंने BND कॉलेज एक था साहू जी महाराज कानपुर यूनिवर्सिटी के अंडर में। BND मतलब बहुत ही सख्त कानपुर का, आज भी माना था, पहले भी था। फिर मैंने IRPM डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा इन IRPM इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट भारतीय विद्या से। फिर मैंने एडवांस डिप्लोमा किया ये ISO 9000 एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ये थी चेन्नई की। और लास्ट में मैंने MBA किया HRM से 2002 में पूरा किया। और ये सब सर्विस के, MBA सर्विस के बाद है, बाकी पढ़े यहाँ सर्विस के दौरान है। अच्छा, बाकी पढ़ाई पर सर्विस के करते करते साथ पैरेलली करता रहा मैं। तो ये बड़ी बात है, एजुकेशन के प्रति इनके झुकाव को दर्शाता है जी। अब थोड़ा आपके काम के ऊपर भी रोशनी डाली जी। जब मैं 99 में रिटायर्ड हुआ 30 सितंबर 99, वो ऐसा कहा जाए कि एक युग से मैं दूसरे युग में जा रहा था जी। युग इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिफेंस जो होती है ना, वहाँ का कॉलोनी लाइफ होता है। आपका जो जीवन होता है कॉलोनी में ही होता है। और कहना चाहिए फ्रेंकली मैं कह सकता हूँ कि वहाँ का जीवन बहुत ही निस्वार्थ जीवन होता है। आपको सभी प्रांत के लोग होते हैं, बाकी इतने कोऑपरेटिव होते हैं, इतने मतलब निश्चल होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। और वहाँ से मुझे विदा कर रहे थे। अब इस दिन मैं सिविल लाइफ में आ रहा था जो कि बहुत वास्ट है बिल्कुल। और सिविल लाइफ को आज भी मैं नहीं समझ पाता हूँ पूरी तरह से। अगर कहा जाए तो ये 20 साल रिटायरमेंट के मेरे हो गए, 21 साल हो गए, बाकी आज भी मैं ठीक से नहीं समझ पाता हूँ ये क्या है। मिलिट्री लाइफ छोड़ के सिविल लाइफ में, क्योंकि वहाँ हर चीज़ें डिसिप्लिन के कवरेज में होती थी और यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है।
और यहाँ कोई भी नीति नियम किसी भी चीज़ के लिए निर्धारित नहीं है। वहाँ आप उस नीति नियम से बाहर नहीं जा सकते हैं जी। उसके बावजूद भी हर प्रांत के लोगों में, हर संप्रदाय के लोगों में, हर धर्म के लोगों में इतना कोऑपरेशन होता था, शायद हम सोच नहीं सकते। अगर हम ट्रांसफ़र जा रहे हैं, 1 महीना पहले हमारे घर में चूल्हा बंद हो जाता था। लोग ये कहते थे कि ये ट्रांसफ़र जा रहे हैं, इनको सामान पैक करना है। पहले आप लोगों ने देखा होगा रेलवे से जाता था सामान, बाद में ट्रकों से जाने लगा। जी। तो वो 1 महीने का जो भी है खाना पीना सब आपके मित्र यार ऑफिस के वो मैनेज करते थे। और आपको नहीं कहना है, वो लोग कैलेंडर बाकायदे मेंटेन करते थे कि इनका लंच कहाँ है, डिनर कहाँ है, ब्रेकफास्ट कहाँ है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ भी ये होता था। अच्छा। आप पहले ही लेटर दे देते थे कि मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ के लोग मैनेज करते थे, भी फला ट्रेन से उतरेंगे, इनको रिसीव करना है, भी टेम्परेरी में एकोमोडेशन इनको कहाँ देना है, फिर इतने दिन इनका गैस ट्रांसफ़र का प्रॉब्लम यही होता था जी। भाई गैस आएगा, सामान आएगा, अपना किचन बसाएंगे, तब तक क्या करेंगे। तो वो मैनेज वो लोग करते थे। खाना जब तक सब आप एस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक का खाना आपके फ्रेंड, वो कोई भी हो सकता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, और किसी भी प्रांत का हो, किसी भी जाति का हो, जी, वो लोग मैनेज करते थे। बहुत बढ़िया। और वो चीज़ मुझे यहाँ भी खलती है जी बहुत खलती है। भले मैं 21 साल से यहाँ, बाकी वो चीज़ बहुत खलती है मुझे। जी। इसी डिसिप्लिन को प्रयत्न कीजिए कि समाज के अंदर भी धीरे धीरे आए। नहीं, कोशिश कहीं न तो कहीं यही मैंने की जा रही है, कुछ- काफ़ी हद तक अचीव हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते, जो नेटवर्किंग हम लोग ने बनाया ना, तो सुख दुख में लोग शामिल हो रहे हैं। बाकी इसको और कैसे ऊपर ले जाया जाए, अब उस पर एक चिंता का मतलब एक सब्जेक्ट। फिल्म आई थी बीच में नाना पाटेकर की, जिसके अंदर उसका डायलॉग था कि हर सिविलियन को कम से कम एक बार मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जी, तो वो अगर ट्रेनिंग हो जाती है तो ऑटोमेटिक डिसिप्लिन और राष्ट्रवाद जो है हमारे अंदर का अपने आप जाग जाता है, अपने आप आएगा। जाग जाता है। यस, नेक्स्ट। ये लास्ट बाय बाय, मेरा लास्ट स्टेशन जो था वो भूज था। जी जी। ये जो भूकंप आया ना, हाँ उसके 3 महीने पहले की तस्वीर है। जी। और आपको जान के खुश, मतलब दुख भी होगा और खुशी भी होगी कि जिस बिल्डिंग में मैं रहता था पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। ओह, पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। ये जर्नी अभी भी कंटिन्यू है, जी, है ना? थैंक यू। और इतना मेरे ख्याल से ये जो जानकारी आज ओम प्रकाश जी ने दी है सबको, ये सब पूरे समाज को पहली बार जानने को मिलेगी। इतनी गहराई से इनको जानना समझना, कि व्यक्ति कहाँ से आते हैं और क्या करना चाह रहे हैं। प्लीज़ सर। आपके परिवार के बारे में तो हमने जानकारी ले ली है जी, और काफ़ी उपयोगी जानकारी रही। आपका इतिहास जान के वाकई में हम लोगों को एक सुख की अनुभूति भी हो रही है जी, कि हम आपको गहराई से जान पा रहे हैं। जी। और साथ साथ में आपकी इस जर्नी के अंदर जो देख रहे हैं, समाज सेवा का आपने मिलिट्री के समय से ही तभी से शुरुआत की थी जी, और अभी भी आपको कंटिन्यू कर रहे हैं। जी। जैसे अंदर का हमने कहा कि जर्नी इज़ कंटिन्यू, जी, जी, और ये आगे भी बढ़ती रहेगी। जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपके प्रेरणा का स्रोत क्या है? आपको इस बात की प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आज ये आप ये समाज सेवा शुरू से कर रहे हैं, जो कि आपने बताया आपके पिताजी ने मतलब आपको दिया है, विरासत में दिया है। इसके अलावा भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रेरणा स्रोत जरूर होंगे। ये ऐसा है कि मेरे पिताजी यहाँ मजदूर महाजन में मेंबर थे। मैं घरों में उस ज़माने में आपको लोन वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जी। लोन वगैरह जल्दी मिला नहीं करती थी, तो मेरे पिताजी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती थी कंपनियों की, उसमें सेक्रेटरी भी थे। तो मेरे घर लोग आते थे, बैठते थे, देरों तक बैठते थे, क्योंकि 5,000 रुपया उस समय लोन लेना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती थी। जी। एक वो थी, लोग अपने घर की समस्याएं बताते थे। अब ये 88 में जब मैं भटिंडा में था, तब मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे समाज के बहुत से लोग हैं जिनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, शादी ब्याह लायक हो रहे हैं, पढ़ाई के लिए हैं, और ट्रांसफरेबल सर्विस से तो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो उस केस में हम लोगों ने ये किया कि भाई कुछ ऐसा हम लोग बनाएं कि जो हम एक जगह तो रहते नहीं, बच्चों की शादी करनी है तो नेटवर्किंग कैसे होगा। जी। आज हम भटिंडा में हैं, कल हम गुजरात में होंगे, परसों वहाँ होंगे। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने 88 में पहला समूह मतलब समाज बनाया, एक संगठन बिरादरी का बनाया, वो भटिंडा में बनाया। जी। जी। और वो काल था खालिस्तान का मूवमेंट का। जी। उस समय चरम सीमा पे था।
लोग बाहर जा नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने ये बनाया और अन्य जो संस्थाएं थी अन्य जगह की, यूपी की, बिहार की, उनसे संपर्क करना शुरू किया, शादी स्पेशली शादी ब्याह को लेकर। मतलब ये हुआ कि आपको सामाजिक समस्याएं दिखी कि हम जब बाहर रह रहे हैं तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को शादी ब्याह में या फिर नेटवर्किंग में जो दिक्कत होने वाली है उसके निवारण के लिए अंदर से ही प्रेरणा हुई कि आप शुरू करें। ये बिल्कुल अंदर से हुई। इसके लिए मतलब जो परिस्थिति है ना, कभी कभी नेता परिस्थिति भी बनाती है, जन्म से तो आदमी बनता है, कभी कभी परिस्थिति नेता बना देती है। तो नेतागिरी जो कहिए या काम करने की शुरुआत की है वो वहीं से। वैसे भी हम नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ के ब्लड में ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट नेतागिरी होती है। जी जी जी। अच्छा, वैसे अगर मैं बात करूं, ये तो आपको प्रेरणा मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आपने जो शुरुआत की है जी, तो आपके अंदर कहीं ये कब से हुआ होगा? देखिए शुरुआत तो ये इस समय जो उम्र रही होगी मेरी, मानिए करीबन 25 साल रही होगी। 25 साल की? 25 साल रही होगी। जी जी। उसके पहले क्या था कि मैं जैसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र वगैरह हुआ, छोटी उम्र थी तो फैमिली भी करीबन नहीं रहती थी, तो उस समय इतना फैमिली से अटैच होने का समय नहीं मिला औरों के फैमिली से। जो जैसे कहते हैं बैचलर में हम रह रहे हैं, हाँ। भले शादी हुई बाकी अकेले रह रहे हैं, बाकी जब लोगों के साथ उठने बैठने लगे और लोगों की समस्याओं को देखने लगे ना, तो ये फील हुआ कि नहीं हमारा भी एक संगठन होना चाहिए, क्योंकि रोटी बेटी का जो व्यवहार है ना हम अपने में ही करते हैं जी। बाकी संगठन तो हम कहीं भी बना लेते हैं और कामों के लिए, बाकी रोटी बेटी का जहाँ तक संबंध आएगा वो आपको अपने में ही जाना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब आपने शुरुआत की थी, पता चल रहा है कि आपने 25 साल की उम्र से शुरुआत की थी जी, उस वक्त आपके आय के साधन क्या क्या थे? और उस समय मेरी आय का साधन केवल एयरफोर्स से जो पेमेंट मिलता था वही था। अभी आपकी आय के क्या साधन है? अभी आय के साधन तो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी मेरा चलता है फैब्रिकेशन का, ये भी है जी, ये दो हैं। बाकी मेरी आय का साधन तो पूरा समाज है। मैं किसी से भी कह दूं कि भाई ये काम करना है, इसमें कुछ लगेगा, तो मेरे ख्याल से समाज के हर लोग हर समय तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं कि भाई इन्होंने कहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि समाज इतना मुझ पर विश्वास करता है। जी बहुत बढ़िया, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अचीवमेंट है। देखिए आप भरोसे लायक हैं तब लोग भरोसा करते हैं। किसी राह चलते भी कभी कोई भरोसा नहीं करता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पे कोई भरोसा कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है, तभी ये होता है। जी ना। एक चीज़ मैं आप लोगों से समझना चाहूँगा, और मेरे ख्याल से सभी लोग समझना चाहेंगे इस चीज़ को, कि अक्सर समाज सेवा के कार्य के अंदर एक बात को नोट किया गया है कि परिवार जो है वो विद्रोह कर देता है कहीं ना कहीं। जब आप अपना काम, मैंने आय का इसलिए प्रश्न पहले पूछा कि आपके आय के साधन क्या क्या है, तो एक तो आपका मेरे ख्याल से पेंशन है, और दूसरा आपका ये आपने बताया कि आप व्यवसाय भी कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद जैसे रिलायंस ग्रुप में रहा, टाटा ग्रुप में रहा, उसके बाद मैंने फैब्रिकेशन एलिवेशन वगैरह का काम शुरू किया जी। तो मतलब मेरे वो प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरे घर में कभी ऐसे फील नहीं हुई। लेकिन ये भी है कि जब आप काम छोड़ के समाज सेवा में जाते होंगे तो कहीं ना कहीं परिवार विद्रोह करता होगा। ये तो किसी भी समाज सेवक के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आप जब समाज सेवा करने जाते हैं, जो समय देते हैं समाज को, आप ये सोचिए कि वो आपके परिवार, आपके बच्चों का समय है जो कि आप समाज को दे रहे हैं जी। ठीक है, उस केस में कभी कभी अपने बच्चे कहते हैं कि अब हम आपके बच्चे कहाँ रहे, आपका परिवार तो समाज है, हम तो है नहीं, बाकी वो उस समाज का हिस्सा है, इसमें हम ना नहीं कह सकते। तो वो हमको कन्विंस करना था भैया हम आप भी समाज के हिस्सा हैं, और उस केस में यही होता है कि हमारी जितनी हम समाज की ओर अपना ध्यान देते हैं उतना बच्चों की ओर भी देना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे 4 बच्चे थे, किसी भी बच्चे का मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग कभी मिस नहीं किया है। बहुत बढ़िया। कि कितना भी काम रहा हो, मतलब कितना भी सामाजिक कामों में मैं दौड़ा हूँ, कि कोई भी बच्चा मेरा ये नहीं कह सकता, किसी भी बच्चे का रिजल्ट शीट देखना, उसकी एजुकेशन में क्या प्रोग्रेस हो रही है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कभी मैंने उसको कहते हैं ना इग्नोर नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे उनसे ही तो सपोर्ट लेना था जी जी। अगर वो नहीं सपोर्ट करेंगे, विद्रोह करेंगे, तो मैं सेवा क्या करूँगा। और कुदरत का भी आशीर्वाद कहिए, समाज का आशीर्वाद कहिए, कि मेरे जैसे कहते हैं ना कि घूमने फिरने वाले और घर में न समय देने वाले के भी बच्चे अच्छे पढ़े, अच्छे जगह पे प्लेस हुए,
पढ़ना तो ठीक रहा कि अच्छी जगह पे सर्विस भी उनको मिली, तो ये मैं मानता हूँ कि ये समाज का ही आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। नहीं तो ऐसा घुमक्कड़ अगर समाज से भी हो तो क्या उम्मीद करेगा। और लोग कहते भी हैं कि अपना घर पहले देखो ना, समाज सेवा में पड़े हो। जी, अच्छा ये लोग कहते हैं या फिर घर से घर से शुरुआत के दौर में होता है, शुरुआती दौर में ये भी होता है कि आप तो समाज को देख रहे हैं, घर का क्या होगा। बाकी जब होता क्या है कि आपके 2 3 4 बच्चे हैं, 2 1 बच्चे जब लाइन पे आने लगते हैं तो घर का भी विश्वास बनने लगता है। और जब आप हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम लोगों ने एक नियम रखा था, मैं रिलायंस या टाटा में था तब भी मैं बता रहा हूँ, संडे को मैं मना करता था, मैं संडे को नहीं आ सकता, कितना भी इमरजेंसी काम है मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि संडे मुझे फैमिली के साथ देना है। और फैमिली के साथ ऐसा नहीं कि घर तक ही रहना है, बाहर भी हम उन लोगों के साथ जाते थे जी, कि भाई सप्ताह में मतलब महीने में ज़्यादा नहीं, एक बार हम होटलिंग करेंगे, एक आध बार कहीं घूमने जाएंगे, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हमको मतलब ये इग्नोर कर रहे हैं। जी, ये घर का सपोर्ट नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने एक अच्छा तालमेल बैठाया हुआ था। जी जी, आप समाज को भी उतनी प्रायोरिटी दे रहे थे, आप परिवार को भी उतनी प्रायोरिटी दे रहे थे, और परिवार इतना कम से कम समझदार था कि वो उस चीज को रियलाइज कर रहा था और आपको साथ दे रहा था। जी जी जी, और साथ इसलिए भी दे रहा था क्योंकि आप खुद उनका ध्यान भी रख रहे थे। जी जी, है ना। अब नेक्स्ट जो मैं आपसे समझना चाहूँगा जी, और सभी लोग समझना चाहेंगे कि एक्चुअली एक समाज सेवी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। आपके अभी तक की जो जर्नी है और उसके अनुसार आपने कहीं ना कहीं पहले कुछ धारणाएं बनाई होगी, कुछ आपके परसेप्शंस होंगे, उन परसेप्शन के आधार पे कुछ ना कुछ धारणाएं बनाई होगी, लेकिन समय सब कुछ सिखाता है। तो आपने अपने अनुभव से जो सीखा कि समाज सेवी के अंदर क्या गुण होने चाहिए, कृपया उस पर रोशनी डालिए। देखिए समाज सेवा क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इस कंटिन्यूस प्रोसेस में आपको सबसे बड़े तो क्या, एक गुड लिसनर, सुनने की एक आप में बहुत अच्छा गुण होना चाहिए। बहुत सी जगह होता है बातचीत होती है, लोग बीच बीच में तो आप कोई कुछ कह रहा है तो उसको सुनने की आपके पास शक्ति होनी चाहिए। आपकी अच्छी स्पीच होनी चाहिए, जो आप कहना चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली सामने वाला समझ रहा है। जी, आपके पास पेशेंस चाहिए, धैर्य चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप बात कर रहे हैं, 4 लोग 4 ओर से आपको अटैक कर रहे होंगे, जी, 4 लोग अपनी अपनी बातें कर रहे होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो चीज़ आप नहीं जानते उसके भी शिकार हो जाते हैं। बाकी वो आप अगर वायोलेट करेंगे तो उस पर गलत इंप्रेशन जाता है। जी, दूसरा, लोग अपनी समस्या बताते हैं तो उसको रिजेक्ट मत कीजिए, उसको आप इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर ये समस्या मेरे साथ है तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूँगा। वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जहाँ आप रियलाइज़ करते हैं कि ये आदमी जो कह रहा है अगर इसकी जगह मैं हूँ तो क्या हो सकता है, वो है। और धैर्य तो मैंने आपसे कह दिया कि धैर्य होना, और कभी कभी परिस्थितियों को स्वीकार करने की भी गुण होने चाहिए, और स्वीकार करना पड़ता है। जी, जी, तो ये सब चीज़ें हैं। आप हमेशा कूल एंड काम रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सही है। मतलब सुनना एक जो आपके सबसे बड़ा कह रहे हो सबसे बड़ा गुण है, सुनना और अपनी बात को कम्युनिकेट करना। जी जी, मतलब एक आपको एक कम्युनिकेशन के जो गुण है, कोई समाज सेवी अपने इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहा है या समाज सेवा करना चाह रहा है, तो उसको कम से कम अपने इन 2 गुणों पे ध्यान देना चाहिए। एक तो सुनने का गुण, सुनने का, क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप सुनते नहीं हैं और 4 लोग अपनी शिकायत कह रहे हैं, आपके घर के पारिवारिक खुद की समस्याएं हैं और सामने से जब कोई अपनी समस्या सुना रहा है तो आपकी अपनी समस्या को बगल में रखकर उसकी समस्या को प्रायोरिटी देते हुए सुनना, मतलब ये इसी गुण के साथ मेरे ख्याल से आप बात कर रहे हैं। जी जी, है ना। तो ये एक सुनने का गुण है, और आप दूसरे बताया आपने गुड स्पीकर होना चाहिए, गुड स्पीकर, जो आपको आप अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाओ उन लोगों तक, और धैर्य धैर्य धैर्य। अच्छा सर, आपके इतने गुणों के रखने के बावजूद कहीं ना कहीं कभी ना कभी समाज की तरफ से आपको अवहेलना भी हुई होगी, असंतोष की वाणी भी आई होगी। आप भले धैर्य आपने कहा, लेकिन धैर्य से सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपकी अवहेलना करता होगा, ताने सुनाता होगा, आपके पीठ पीछे कुछ बातें करते होंगे जो आपको बाद में पता चलती होगी। ऐसा है ना, अब सामाजिक कार्य करते हैं, समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो आपके साथ पूरे सहमत होते हैं,
एक वो होते हैं जो आपके साथ पार्शियल सहमत होते हैं, और एक वो होते हैं जो आपसे बिल्कुल सहमत नहीं होते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि एक साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। जैसे मेरी किसी के प्रति कोई प्रतिमा मेरे दिमाग में बन गई, तो वो अगर सही भी कहेगा तो वो मुझे गलत लगेगा। जी। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, घरों में भी होता है, किसी भाई से आपका झगड़ा है और आप सिंपैथी में उसके लिए कुछ करने जाते हैं, तो क्या कहते हैं मालूम, मुझे दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जी जी। जबकि आपका हो सकता है कि आपका मोटो ना हो। समाज में भी ऐसा होता है। समाज में तो हम अलग अलग घरों से हैं, वहाँ तो अपने घर की बात थी, यहाँ तो अलग अलग बैकग्राउंड है, अलग अलग सबके डेमोग्राफिक वैल्यूज़ हैं, सबकी अलग अलग ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। तो वो चीज़ तो हम बदल नहीं सकते ना समाज के एक प्लेटफॉर्म पे। जी जी। तो वो तो रहेंगी। कभी कभी होता है कि भाई हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ पे चर्चा हो रही है, किसी की चीज़ हमने 100% मान ली, किसी की पार्शियल मानी, किसी की नहीं मानी, तो सिचुएशन हम लोग कोशिश करते हैं समझाने के लिए कि हम क्यों नहीं मान रहे हैं। बाकी बंदे को ये होता है, हमने ये सलाह दिया तो क्यों नहीं मान रहे हैं। जी। आपके जस्टिफिकेशन देने के बाद भी ये आएगा सवाल कि आप क्यों नहीं मान रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। और उसमें हो सकता है कभी कभी सामने वाला का ईगो भी आता है सामने, कि मैंने ये कहा और मेरे को नहीं इन्होंने सुना। जी जी। आप समाज सेवी हैं तो स्वाभाविक है कि लोग आपकी तरफ तो देखते ही हैं जी, और अपनी पारिवारिक समस्या लेके भी आपके पास आते होंगे। आपने सुनने का गुण बताया और धैर्य का रहा कि धैर्य बहुत ज़रूरी है, सुनने का गुण बहुत ज़रूरी है। लोग पारिवारिक समस्या आपके पास लेके आते होंगे जी, तो कभी ना कभी टकराव की एक स्थिति भी खड़ी होती होगी। होती है। उस टकराव की स्थिति को आप किस तरह हैंडल करते हैं? देखिए, जो आपने कहा ना टकराव की स्थिति, वो कई बार हुई है ऐसे कि हम लोग जैसे कोई भी चर्चा करते हैं, कोई भी बात करते हैं। अब एक केस है 2002 का, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा। जी जी। मियाँ बीवी में झगड़ा है। जो पति है वो गांव में रहता है, पत्नी यहाँ है, उसकी पंचायतें हो रही हैं। अब चूंकि लड़का यहाँ नहीं आएगा तो उसका कोई हल निकलेगा नहीं। ये कुछ एक लोग समाज के ऐसे थे, उन्होंने ये सोचा कि अब सामाजिक प्रसंग है, अब इसमें हम लोग इस चीज़ को उछालेंगे, और उछालेंगे तो दो चीज़ होगा कि या तो हल मिलेगा और या समाज की एक्टिविटी यहीं क्लोज हो जाएगी जी। और ये किस्सा हम लोगों को एक दिन पहले पता चल गया कि ऐसा कल होने वाला है, और उन लोगों का उद्देश्य ये है कि ये प्रोग्राम ना हो। 11 बजे बच्ची आती है, जो आदमी स्टेज पे संचालन कर रहा है उसके हाथ से माइक खींचना शुरू हो जाता है। कुछ लोग बड़े बुरी तरह से उसका प्रतिरोध करते हैं, बाकी वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो उस समय भी मैं महामंत्री था, मैंने कहा अभी क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लड़की बोलना चाहती है ना, उसकी भड़ास से उसको निकाल लेने दीजिए। तो लड़की को बोलने का मौका मिला, लड़की ने जो कुछ बोलना था बोला। बोलने के बाद जो सज्जन लीड कर रहे थे सामने से, उन्होंने भी अपना जो कुछ बोलना था उल्टा सीधा, या उनके हिसाब से सीधा ही रहा, हमारे हिसाब से भले उल्टा रहा, तो उन्होंने भी बोला जी। अब ये था कि उन लोगों का ये विचार था कि ये खाने के पहले ऐसा हो तो लोगों में भगदड़ मच जाए, तो खाना बिगड़ेगा, लोग आना बंद कर देंगे। और हम लोगों का ये था कुछ भी होगा तो हम लोगों में भगदड़ नहीं मचने देंगे। बहुत से लोग यहाँ भी बैठे हैं जिन्होंने उस समय कहा था कि कहिए तो हम लोग उनको मार के निकालें। मैंने कहा अल्टीमेटली नाम तो मौर्य समाज का ही जाएगा ना, हम मार के निकाल दें या धक्का मार के निकाल दें, कुछ भी करें, अगर प्रोग्राम फ्लॉप होगा तो मैसेज जाएगा वो समाज के नाम से जाएगा। मैंने कहा मुझे इन लोगों के बीच में चुपचाप घूमने दो, और जब तक मैं ना कहूँ कोई कुछ नहीं करेगा। लड़की को बोलने का मौका मिला, जो वहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको मौका मिला, वो बोले जो भी उल्टा सीधा बोलना था, ऐसे समाज में हम नहीं आएंगे। हमने कंठी पहन ली, हो गया। सिचुएशन ये हुआ कि जब देखे कि लोग जो वहाँ बैठे थे, भीड़ बैठी थी, कम से कम 700 लोग रहे होंगे जी, किसी ने कोई रिएक्शन उस पर नहीं दिया। जब रिएक्शन नहीं मिला तो अब क्या करेंगे, बंदा उतर गया, और उनके साथ जो 10-20 लोग आए थे उनको लेके चले गए वो लोग। और जो टकराव की बात थी वो वहीं हल हो गई। बराबर। तो कभी क्या है, पेशेंस जो है ना वो बहुत बड़ा टूल्स है। पेशेंस जो है वो बड़ा टूल्स है।
कभी कभी हम एग्रेसिव होते हैं ना तो सही काम को भी गलत ढंग में कर डालते हैं। बाकी जो पेशेंस है ना वो आपको सोचने का की एक शक्ति, एक सही दिशा देती है। पेशेंस के साथ में आपको समस्या की लगाम अपने हाथ में लगाम लेनी अपने होती हाथ में लेती है, है। आप उसको राइड करते हैं कि कैसे चलेगी, कैसे चलेंगे। अगर वो छोड़ देते तो शायद ये बढ़ जाती। मैं कहता ना यहाँ भी कुछ लोग हैं और वहाँ भी मतलब लोग मारपीट पे तैयार थे, और जबकि मैंने भी 15-20 लड़के वहाँ के तैयार रखे थे, ताकि मेरे मन में हमेशा यही हो कि यार इनको तो पकड़वा के या 2-4 थप्पड़ मरवा के निकाल भी दें, बाकी अल्टीमेटली मैसेज क्या जाएगा। जी। वहाँ बड़ौदा के गेस्ट से सूरत से गेस्ट आए हुए थे, दिल्ली के थे, लखनऊ के थे, सभी गेस्ट थे। और एक बार अगर स्टेज टूट जाता है या लोग वहाँ से चले जाते हैं तो अगले साल आपको फिर लोगों को इकट्ठा करना बहुत तकलीफदायक हो गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी सिचुएशन नहीं है। सही है, बहुत बढ़िया। तो आप ये जितने गुण बता रहे हैं वाकई में बहुत उपयोगी हैं, और जो भी नए समाज सेवी लोग हैं, उपयोगी ये है कि जो लोग मेरे साथ रहे हैं या जिन लोगों का सहयोग मिला है उनका भरपूर सहयोग मिला है। मैं ये नहीं कह सकता कि अकेला चना भाड़ फोड़ेगा, बाकी उसके पीछे जो पूरा टीम रही है ना। हाँ, लेकिन आपने वो विश्वास जीता है तब लोग साथ रहे हैं, नहीं तो लोग जनरली साथ नहीं रहते हैं, छोड़ देते हैं साथ, जी है ना, 400 सीट से 44 सीट पे आ जाते हैं। जी। जानना चाहेंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आपने अभी तक तो आपके जो बताए हैं मैं फायदे बताए। इमोशनल बहुत हूँ जी। मैं, कोई मेरे यहाँ कोई कंप्लेन लेके आए ना तो मैं समझता हूँ कि वो गलत हो सकता है, बाकी मैं उसको कभी गलत कह नहीं सकता। अच्छा, मैं उसको जानते हुए उसको कभी गलत नहीं कह सकता कि आप गलत हो। ये आपकी कमजोरी है? कमजोरी है। गलत तो गलत नहीं कह पाते हैं आप। नहीं, गलत नहीं कह पाता। ये सोच, मेरा परिवार, बढ़िया। मेरा परिवार, मैं रात में 2 बजे अगर कोई काम के लिए निकलूं या रात में 2 बजे आऊं, कभी मेरे परिवार ने ये नहीं पूछा होगा कि आपका कोई समय नहीं है या आप आते हैं तो आप डिस्टर्ब होते हैं। हमेशा मैं रहूं घर में न रहूं, मेरे घर कोई भी व्यक्ति चला जाए तो ये नहीं होगा कि मतलब दरवाजे से उसको वापस कर दें। जी। जो हॉस्पिटलिटी होती है वो लोग करेंगे, कारण भी पूछेंगे, और ये लास्ट में ज़रूर कहते हैं कि भाई आप कभी भी आएँ तो फ़ोन कर आएँ। जी। क्योंकि हमारे घर का आदमी, हम ही को नहीं मालूम है कि ये कहाँ रहता है, तो हम आपको क्या बताएंगे। ये मतलब सबसे बड़ा सपोर्ट घर का है। उन लोगों ने हर सिचुएशन में मुझे सपोर्ट किया है, सामाजिक हो या पारिवारिक हो, सभी जगह वो लोग मेरे साथ हैं। ये मेरी सबसे बड़ी मतलब ताकत है परिवार का। और वाकई में परिवार जब साथ में होता है तो बहुत सारी समस्याएं, सिर्फ ये नहीं है कि परिवार उस लड़ाई में हमारे साथ में होती है, लेकिन नई समस्याएं जो सर्जित नहीं होती हैं, एक सपोर्ट ये होता है, और कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है कि भाई हाँ, जो भी कर रहे हैं या जिस पर्पस से वो बाहर हैं वो वाकई में नेक पर्पस है, ऐसा एक भरोसा होना, ये भी एक बड़ी बात आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि कभी भी मतलब घर से कोई नेगेटिव आंसर नहीं मिला होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरे अपने बच्चे का बर्थडे है और हम दूसरे के उसमें जा रहे हैं। जी। हमारे अपने बच्चे का बर्थडे है, हम दूसरे के यहाँ जा रहे हैं और उसके यहाँ ऐसी अर्जेंसी कि मुझे जाना जरूरी है। बच्चे को कन्विंस करते, बेटा ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा केक रखना मैं आके खाऊंगा, तुम ये करना मैं आके करूंगा। मतलब अब जिस तरह से हम समझा सकें, ये तुम्हारा गिफ्ट लेकर आए, नहीं पापा गिफ्ट नहीं चाहिए, आप ही रहिए। तो कहते हैं कि बेटा देखो तुम तो एक सेलिब्रेशन करने जा रही हो, एक अच्छा काम करने जा रही हो, बाकी वहाँ मेरे न जाने से उसका कितना नुकसान होगा। जी बिल्कुल। कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल के केसेस ऐसे होते हैं, कोई इमरजेंसी है, कभी ब्लड का है, कभी कुछ और प्रॉब्लम है, तो बच्चों को समझा के निकलना पड़ता है। अच्छी बात है। देखिए ये गुण आप ये कर पाते हैं और परिवार ये साथ कर आपके दे पाता है, ये बड़ी बात है। कोई ऐसा टास्क भी था जब आपका स्ट्रेस लेवल, वाकई में ये जो धैर्य के गुण हैं आपके, वो काम ना आए हो, और आपका धैर्य वाला गुण जो है उसकी सीमा क्रॉस कर गया और आप स्ट्रेस लेवल हाई हो गया? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गुजरात मौर्य समाज पे मुकदमे हुए थे और मुकदमे की सुनवाई थी दिसंबर 2019 में, और सुनवाई एक दिन पहले चल रही थी। जी। आपकी एक अच्छी बात मैं देख रहा हूँ कि अभी आपने जितने भी उदाहरण दिए तो आपने अवॉइड किया है कि आप किसी का नाम ना दिया, आपने किसी का नाम नहीं दिया है। जी। तो कहीं ना कहीं समाज सेवा के अंदर एक यह भी गुण है, तो लोग अपनी कॉन्फिडेंशियल बातें
अपनी अंदरूनी बातें, जिस लेवल की बात अभी आपने बताई, लोग आपको बताते हैं, जी। अब उस बात को गुप्त रखना या अपने अंदर तक दबाए रखना, यह गुण कितना जरूरी है समाज सेवा के कार्य में? ये बहुत ज़रूरी है। ये तो कहते हैं ना विष पीना, ये विष पीने के समान ही होता है। समाज में आप सोचिए, जैसे दाई होती है ना, दाई को औरतें पेट दिखाती हैं तो उसको सब राज मालूम होता है। वकील के पास जाइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप जब तक 100% नहीं बताएंगे तब तक वो आपको कोई निराकरण नहीं दे सकता, रिजल्ट नहीं दे सकता जी। उसी तरह समाज सेवा में क्या है, समाज सेवा भी एक निस्वार्थ सेवा है। बस ये कि इसमें लीगल जो है ना वो फोर्स नहीं काम कर रहा है। बाकी जब तक आपको आप पुलिस जो भी प्रॉब्लम लेकर आए, अगर हकीकत आप बयान नहीं करते तब तक समाज सेवी आपको नहीं कर सकता। और समाज सेवी में ये बिल्कुल होना चाहिए कि उस आदमी से कल आपका झगड़ा भी हो जाए तो वो केस समाज में कभी खुलना नहीं चाहिए कि इनकी ये गुप्त बात थी, चाहे उनकी वो गुप्त बात थी, हमको मालूम है तुम्हारा खानदान क्या रहा या तुम क्या रहे, ये सब चीज़ें। जी जी हाँ, मतलब भरोसा करके अगर लोग आपको अपनी बातें कहते हैं उसको तो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी वो बातों को आपको डिक्लेयर नहीं करना नहीं है करना या है। और जैसे आपने अभी उन सुना बातों का ना, लाभ नहीं लेना जैसे है। अभी आपने सुना ना कि जैसे कभी कभी हो सकता है कि सेम तरह के केस भविष्य में का आया मेरे पास, तो हम कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल उसको दें बिना नाम दिए हुए। एग्जाम्पल उन लोग बताते हैं कि एक कैसा ऐसा, कभी कभी बहुत से लोग होते हैं पूछते हैं किसका केस था, थोड़ा बताइए ना। भाई उसको छोड़ दीजिए, आप सुन लीजिए, इतना ही काफ़ी है। तो ऐसे केस होते हैं। जी जी और हम एग्जाम्पल भी सेट करते हैं जी कि भाई आप अपने बच्चों को इन चीज़ों से बचाओ, या आप इन चीज़ों से बचो, नहीं तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। जी जी ये हम लोग को करना पड़ता है। बढ़िया। तो और जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी गुण है जिसको इम्प्लीमेंट करना होगा और इस गुण को डेवलप करें कहीं ना कहीं। समाज सेवा में आपका अंतिम लक्ष्य क्या है, विज़न क्या है? देखिए, मेरा अगर अंतिम लक्ष्य आप कहते हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि समाज में एजुकेशन का लेवल हम कितना हाई कर सकते हैं। आप एजुकेशन प्राप्त करने के बाद बिजनेस करो, जॉब करो या जो भी करो, बाकी आपके लिए एजुकेशन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने एक MPIF करके इंस्टीट्यूट खुला था, हमारे कैलाश भाई भी उसमें मेंबर थे, मौर्यन प्रोग्रेसिव इंटीग्रेटेड फोरम करके हम लोग सुल्तानपुर पूरे भारत में चला रहे थे। उसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को CBSE फ्री एजुकेशन ऑनलाइन देते थे हम लोग। जी। अहमदाबाद के बहुत सारे सैकड़ों बच्चों का हम लोगों ने एडमिशन अपने पैसे से करवाया है। एडमिशन 20 रुपये फीस थी। अगर आप 100 लोगों को करेंगे, ये स्वाभाविक है। कितना हो जाएगा? अगर वो हम लोगों ने किया, लोगों को कांटेक्ट करते थे। हमारे यहाँ से किस साल की बात है? ये 2019 कोरोना में ही, जब स्कूलें सब बंद हो गई थी, तब हम लोगों ने वो उस अभियान में शुरुआत की थी। अहमदाबाद से 8-9 लोग पढ़ाते थे इसमें। जी। भगवान दिन मास्टर हैं, अनीता मैडम हैं, एक वर्षा करके हैं, मेरा बेटा खुद सूर्य कुमार है। जो 7-8 लोग उसमें क्लास लेते थे एवरीडे में, शाम को था। और उसमें एक गिरडी झारखंड के डॉक्टर थे, आई स्पेशलिस्ट, 40 बेड का हॉस्पिटल, और वो बंदा रोज सुबह 2 घंटे टाइम देता नीट प्रिपरेशन के लिए। जी। 11th और 12th का नीट प्रिपरेशन, ये बताइए, लोगों ने मुझे बना दिया है। हाँ, महादेव आप बनते हैं तब देखिए कोई ना कोई कम्युनिकेटर तो होना चाहिए। एक तरफ ज़रूरत होती है और एक तरफ ज़रूरत पूर्ति करने वाले लोग होते हैं। जी जी लेकिन दोनों के बीच में एक कनेक्ट करने वाला जो काम है वो समाज सेवी का काम होता है ना। अब एक थोड़ा ये बात से थोड़ा सा अलग सा एक प्रश्न मैं उससे जाना चाहूँगा जी। कि कोई भी समस्या आती है तो उसका सामाजिक समाधान और कानूनी 2 तरह के समाधान होते हैं, तो आप श्रेष्ठ किसको मानते हैं? देखिए, अगर जहाँ तक हो सके तो सामाजिक ढंग से ही समाधान निकले तो अच्छा है। उसके कई कारण हैं। एक तो जो पक्ष होते हैं उनके बीच में कटुता नहीं आती, कटुता का लेवल जो है कम होता है। उनका फाइनेंशियल जो है ना, वो दुहान कहते हैं ना, मतलब खर्च जो होता है वो कम होता है। तीसरी बात है कि आप जब तक केस चलता है ना, तब तक मेंटल प्रेशर में रहते हैं। समाज में इस तरह का प्रेशर नहीं रहता जी। और जो समय लगता है केसों में, लीगल जो वे में, उस समय एक लंबा समय लगता है। और जबकि आप सामाजिक रूप से अगर उसका समाधान निकालते हैं
तो छोटे से अरसे में हो सकता है 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर में उसका एक निकाल निकल जाता है। सही बात है। कानून के दायरे में रहते हुए ये नहीं कर सकते हैं, कानून के दायरे में ही करना। ये निर्णय जो होते हैं वो कानून के दायरे में होते हैं। उसको जो भी निर्णय लेते हैं वो लोग थोड़ा लीगली अगर एक्सपर्ट हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फैसले तो बहुत होते हैं, बाकी प्रैक्टिकल कितने हो सकते हैं वो देखना भी ज़्यादा जरूरी होता है। कभी कभी पंचायत में आप देखा होगा कि लोग एक कोई भी फिगर बोल देते हैं, इतना लाख जी जी, पर सामने वाले की कैपेसिटी उतना लाख की है कि नहीं है। हफाजत आप फिगर कहने से थोड़ी फैसला होता है, जी जी जी। या हफाजत मांगने से थोड़ी फैसला होगा। ये चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। जी जी बिल्कुल। चलिए समाज का प्लेटफॉर्म है तो कुछ भी बोल के मतलब झूठ बोल के या फिर अपनी फिगर जो आपने बताया ऐसा करके समाधान हो गया, ऐसा नहीं है। नहीं, आपको हर चीज़ का ध्यान रखना है कि वाकई में जी कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अच्छा, जब ये सब आप करते हैं, सुलझाते तो लोगों की समस्या है, लोगों के हित की बात करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग गालियां तो देते हैं जब लोगों के, तो ये अनुभव भी रहा है आपका? देखिए ऐसा है ना कि आप किस्सा बताइएगा। हवन करेंगे तो हाथ जलेगा, बिल्कुल ये मान के चलिए। अब हवन करेंगे तो हाथ जलने की संभावना पूरी रहती है, आप उससे बच नहीं सकते। तो बहुत से काम होते हैं, बहुत से हम लोग शादी में नेगोशिएशन कराते हैं, किसी की डिस्प्यूट होती है तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं, वहाँ भी मीडिएटर बनते हैं, शादी में भी मीडिएटर बनते हैं। बहुत सी जगह ऐसी शादियाँ हुई हैं कि बहुत सफल शादियाँ, बहुत अच्छे घरों की शादियाँ हुई हैं, किसी कारणवश टूट गया जी। अब किसी की भी गलती से टूटा। एलिगेशन तो क्या होता है, आज आप लोगों ने भी देखा होगा, शादी के 10 साल बाद भी अगुआ को लोग बोलते हैं यही शादी कराए थे, यही कराए थे, क्या शादी कराए थे तुम, क्या हमारी शादी टूट गई। अरे भाई शादी कराए थे, वहां तक उसकी ड्यूटी थी, बाकी आगे निभाना वो उसकी ड्यूटी नहीं है। जी जी। तो मिलता है सब, और भरपूर मिलता है। बढ़िया, भरपूर मतलब सराहना मिले ना मिले, लेकिन ये तो पक्का है, ये मिलना मिलता है। और समाज सेवा में एक चीज है, आप जब भी समाज सेवा में उतरे हैं, एक तो निस्वार्थ सेवा है। आपके घर से पेट्रोल का भी लगेगा, लोग 4 लोग आएंगे उनका भी आपको संभालना है। अब ये तो कहेंगे नहीं भाई आप अपनी समस्या लेके आएंगे तो चाय पानी का आप लेके आइएगा, हैं जी। उनको लेके और भी काम रहते हैं। आप बहुत से काम अपने जो है ना वो जो फिक्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना पड़ता है या शिफ्ट करना पड़ता है। और उसके बाद में चलिए नाम न मिले, बाकी बदनामी मिले तो कैसा होता है, घर के लोग भी बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि समाज सेवा मत किया करो जी। बाकी वो तो क्या है ना कि एक नशा है, समाज सेवा एक नशा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि खाने पीने को बहुत मिलता है, भाई मेरा पेट्रोल पानी और मेरा समय गिनो ना जी, तो दोनों की कंपैरिजन नहीं है। हाँ, स्पष्टता कर दूं, खाना पीना मतलब जब जहाँ जा रहे हैं वो खाना पीना, हाँ। कहीं इसका अर्थ कोई और ना लगा ले इसको जरा स्पष्ट नहीं खाना पीना मतलब तो वही होता है, कोई फीस या रिइंबर्समेंट तो नहीं लेता, बाकी मतलब खाना पीने का यही मतलब होता है। बहुत से लोग ऐसे कह देते हैं कि आपके तो बड़े मजे हैं, आप जहाँ जाओ ये होता है वो, बाकी आदमी ये नहीं सोचता कि ये जाता है अपनी गाड़ी से जाता है या अपनी बाइक से जाता है, अपने 4 घंटे लगाता है, अपने 4 घंटे का काम उसका रुकता है। जी 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 बिल्कुल। और आप खूब प्रयास कर लीजिए, लास्ट में आपको एक टेक मिल सकता है। हाँ। और उसके लिए हमेशा तैयारी रखने की, यस, तो ये गुण अगर भी होना समाज सेवा चाहिए करनी है तो ये हमेशा तैयारी रखने की कि मुझे अगर कुछ इसमें मिलता है एडवर्स रिमार्क भी, तो वो मेरे पक्ष में है, हो सकता है आगे वो मेरे काम में आए। बराबर। इसको थोड़ा लोफर वाली भाषा में कहूँ तो स्प्रिंग छटकनी नहीं चाहिए, नहीं छटकनी चाहिए, उसको संभाल के रखना है, थोड़ा सा बचा के आपको रखना है। नहीं सही बात है। अच्छा, आपको कभी कोई ऐसी कानूनी ट्रायल का मतलब हुआ है जिस समाज सेवा के कार्य में ही आपको फेस करना पड़ा हो? नहीं, कानूनी तो पर्सनल लाइफ में भी हुआ है, तो पर्सनल लाइफ अलग है, बाकी यहाँ हम लोग समाज सेवा के कार्य समाज की बात कर रहे हैं तो सही बात है। 2018 में चुनाव हुआ था और सर्वसम्मति से मैं अध्यक्ष चुना गया था जी। और उसके बाद 3 केस मुझ पे हुए, मुझ पे या कारकानी पे कहिए, ट्रस्टियों पे हुए 3 केस हुए थे। और वो इत्फाक से वो तीनों केस अहमदाबाद में थे और अहमदाबाद से शिफ्ट होके वो तीनों केस जो है बड़ौदा गए। और आप ये सोचिए कि अहमदाबाद में था तब हमने 1-1 हज़ार रुपया जितने लोगों के नाम थे
उनसे हमने कंट्रीब्यूशन लिया था, वो अहमदाबाद में ही ख़त्म हो गया। बड़ौदा में जो केस चला ये करीबन 3 साल चला है, और इसमें जो लोग हम जाते थे केस देखने, अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, वो अपने खर्चे से जाते थे, अपना खर्चा लगाते थे। उसके बावजूद कई बार हमारे जगदीश भाई गए, कैलाश भाई गए, चाहे वो लोग भी गए, तो उन्होंने अपना खर्चा लगाया। मतलब ये 2 साल या 2.5 साल में अगर मानिए तो हमारे एक एक आदमी का 10-15 हज़ार रुपया, और उसका हमने किसी ने कोई क्लेम नहीं किया है। अच्छा, समाज से। ये तो आपने आने जाने का खर्च बताया, बाकी जो उस दिन वो उस दिन समय गिरा आपका वो अलग बिगड़ा है, होगा, वो- उस दिन की वो वैल्यू दिन वगैरह गिरा वो अलग है, उसको हम नहीं काउंट कर रहे हैं। जो दिन गिरा, जो भी जाएगा उसका दिन गिरेगा। सुबह जाएंगे तो शाम तो होनी ही होनी है। हमें जो इस लाइन में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, उन्हें यह भी सीखना होगा जी, कि चैरिटी कमिश्नर के द्वारा जितने भी नीति नियम बनाए गए हैं, हम उसका पालन करें। उनका पालन करना चाहिए, नहीं तो कानूनी ट्रायल भी फेस करना पड़ सकता है, और कानूनी ट्रायल के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। सुरेंद्र उस वक्त जी, आप किस पोस्ट पे थे? मैं उस समय अध्यक्ष था। अच्छा, अध्यक्ष था मैं, गुजरात मौर्य समाज के। अध्यक्ष था मैं। जी जी। और जहाँ तक हो सकता है, केस करने वाला जानता है कि मैं क्या केस कर रहा हूँ। कभी कभी हैरान करने के लिए भी केस किए जाते हैं। जी, एक तरीका है किसी को हैरान करने का। ये भी आदमी जानता है कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। बाकी जब तक केस चलेगा तब तक तो आप हैरान होंगे। जी, सही है। ये अब गुजरात मौर्य समाज को आप लीड करते हैं, जी, तो अब गुजरात मौर्य समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, अच्छाइयाँ क्या क्या है, पहले इस पर प्रकाश डालिए। फिर बुराइयाँ वो कौन सी हैं जिसको आप चाहेंगे कि सुधारा जाना जरूरी है, उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। आपने ऐसे बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत जटिल सवाल पूछा है। अभी तक के इंटरव्यू में सबसे बड़ा मतलब सवाल हो गया। और अहमदाबाद एक ऐसा शहर है कि कोई भी मरण या कोई भी शोक संदेश होता है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले अहमदाबाद के लोगों को अहमदाबाद का समाचार मिलता है। जी, और अहमदाबाद नहीं, अहमदाबाद के बाहर ये जो नेटवर्किंग है, हमारे यहाँ कोई भी काम होता है तो नेटवर्किंग के थ्रू बहुत जल्दी जाता है। अभी कोरोना में आपको बताऊं, एक सज्जन गुजर गए थे, नोटिस आती है, कोई इन्फॉर्म करता है कि एक गुजर गया व्यक्ति, वो छूटक मजदूर था, उसके पास कुछ नहीं है। जी, हम लोगों ने सुबह SMS दिया था व्हाट्सएप पे, और शाम तक साहब 51,000 रुपये अकाउंट में आए थे। यहाँ बैठे हुए काफ़ी लोगों ने उसमें सहयोग किया था। जी, तो मैं तो इसको अच्छा ही समझता ही हूँ। जी, जी, नहीं, अच्छी बात है। और ये और जागृति दूसरा समाज में इतनी आई है तो ये बहुत बढ़िया बात है। हमने पहले एक टाइटल रखा था, गुजरात मौर्य समाज अहमदाबाद, तो उसमें एक विवाद बनता था हमारे यहाँ, क्यों मौर्य। तो उसके नीचे एक लाइन हमने जोड़ी हुई है, टेक किया हुआ है, मौर्य, कुशवाहा, साक्य, सैनिक एवं सजाति। क्योंकि हमारे तो 69 टाइटल हैं, 69 तो हम डाल नहीं सकते, बाकी मेन तो हम डाल सकते हैं। तो लोगों को ये ना लगे कि भाई ये खाली एक पर्टिकुलर शीर्षक के लिए इन्होंने बनाया है। जी हाँ, तो लोगों का उसमें कोऑपरेशन मिलता है। जी जी जी, बहुत अच्छा। और कमी का है तो देखिए साहब, अच्छी चीज में कमी ना रहे तो वो चीज ही क्या है। जी, कोई भी अच्छी चीज अगर उसमें कमी ना रहे हाँ, तो अच्छी क्या है, वो अच्छी हो ही नहीं सकती। उसके पहलू होते हैं, कम या ज़्यादा नेगेटिव होता है, हर जगह होता है। कभी कुछ नेगेटिव बातें जो कभी- आपने नोट की हो, लगता है कि अरे समाज साहब, तक संदेश आ जाए और सुधरे। कभी कभी मेरा अहंकार मुझे नड़ जाता है ना, तो और लोगों का मैं क्या कहूँ। मेरा अहंकार भी मुझे नड़ जाता है तो और लोगों के बारे में मैं क्या कहूँ। अहंकार तो व्यक्तिगत हो गया, नहीं तो वो देखिए, मैं समाज के तौर पर जब मैं सामाजिक सेवा कर रहा हूँ और मुझे कभी कभी मेरा अहंकार नड़ता है, जी, तो ऐसा नहीं है कि मुझे फील नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या कभी कभी मैं और कॉन्फिडेंस भी होता हूँ कि मैं कह रहा हूँ तो गलत कैसे हो सकता है। बाकी वो मेरी आवाज़ नहीं होती, जब वो फाइनल निर्णय होता है ना तो पूरे समाज का निर्णय होता है। जी, बाकी मैं अगर उस समय और कॉन्फिडेंस होता, मतलब मैं सबके ऊपर दाग लगा रहा हूँ। इसके अलावा भी जो मैं जानना चाह रहा हूँ ना, ये फिर भी मैं मान रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ जी। ये थोड़ा व्यक्तिगत है। हमारे यहाँ जो रीति रिवाज हैं, शायद इसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि रीति रिवाज हैं, दहेज प्रथा है, देखिए या हम लोगों ने बाल विवाह, ऐसा कुछ है जो सुरेंद्र लगता है कि सुधार की जी, जरूरत सुरेंद्र है? जी, हम लोगों ने
समाज के लोगों ने जितनी भी शादियों में नेगोशिएशन कराया होगा, कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें दहेज का मामला आया है। जी। हाँ, ये अलग बात है कि लड़की लड़की वाले अलग मिल के अपना जो समझ लें वो, बाकी हम लोगों को अभी तक कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि आपने शादी वो तय करवाई, उसमें आपने 10 लाख देने के लिए बोला या 5 लाख आपके कारण हमको देना पड़ा, आपके कारण 50,000 ही देना पड़ा, ऐसा कोई शादी नहीं है। ओके। यहाँ समाज में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने एक पैसे नहीं लिए हैं और यही लोग बैठे हुए हैं। तो दहेज प्रथा में कुछ ना कुछ सुधार आया है, आप ऐसा कह रहे हैं? दहेज प्रथा में या अभी भी जरूरत है सुधार की काफी? देखिए ऐसा है ना, अगर एजुकेशन लेवल हाई जाएगा और लड़कियां भी एम्प्लॉयड होती हैं तो दहेज तो अपने आप, कहते हैं ना कई रोगों का एक ही इलाज है, एजुकेशन। जी। आज हम क्यों अलग अलग टाइटल में शादी कर पा रहे हैं, क्यों अलग अलग प्रांतों में भी शादी कर पा रहे हैं, शायद उसका जो कहते हैं ना कंपेटिबिलिटी लेवल जो होती है, हाँ। वो बनाता है वो एजुकेशन है ना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का एक आपको रास्ता देता है। तो एजुकेशन में काफी सुधार आया है, लेकिन फिर भी जरूरत है सुधार है सुधार की कहीं ना कहीं। सब एजुकेशन में मैं आपको बताऊं, 2000 के साल की बात बताऊं, हम स्टेज पे 10 लड़के नहीं मिलते थे, 10 बच्चों को सम्मानित करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था। अगला मैं आपसे जानना चाहूँगा कि समाज सुधार के अब इतनी लंबी जर्नी रही है जो आपके परिचय में मैंने बताई, 7 टर्म आपने चलाए हैं, तो समाज सुधार के कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जो आप अभी चला रहे हैं? अभी मैं तो एजुकेशन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। एजुकेशन जो है ना, उस पर हमारा फोकस ज़्यादा है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा मंत्र है जो हमारी सभी समस्याओं का निराकरण कर सकता है। वो फिर आपके बिजनेस से कंसर्न हो, आपके जॉब से कंसर्न हो, आपके शादी ब्याह से कंसर्न हो, एक एजुकेशन ही ऐसा मंत्र है जो हर जगह आपको हेल्प कर सकता है। तो ये अभी कुछ देर पहले जो आप बता रहे थे, तो जी, उसी संस्था की बात कर रहे हैं या कोई रेगुलर मूवमेंट है जो आप चला रहे हैं? व्यक्तिगत भी, जैसे हम लोग बच्चों को अभी हम लोग हर साल नोटबुक वगैरह दे रहे हैं, चाहे हम लोग काउंसलिंग वगैरह का जो कर रहे हैं, चाहे अभी हम लोगों ने KG से लेके और हाईएस्ट एजुकेशन तक जितने बच्चे थे, कोरोना में सभी घर में बंद थे जी, हमने सबको इनवाइट किया। KG का बच्चा, उसको भी हम देंगे, कुछ ऊपर तक देंगे, उनको एक ये हो वहाँ आए, वो देखें कि हमारे समाज में कैसे कैसे बच्चे हैं जो कुछ अचीव कर सकें, उनके विचार सुने। तो और बच्चे जो एक झिझलाहट होती है पढ़ाई में कि मैं ये करूँगा तो पता नहीं क्या होगा, ये करूँगा तो क्या, और ये तो रेगुलर मूवमेंट है, रेगुलर मूवमेंट चला रहे हैं। गरीब बच्चों को नोटबुक देखना, उनके जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको फीस देना, गरीब बच्चे हैं जिनके पिता नहीं है, जिनकी माँ डाइवर्सी है, उनके लिए हम लोग ये नोटबुक, और उसके लिए हम लोग खाली एक वर्बल, जो भी हमारे कार्यकर्ता है वो वर्बल एक वो लेते हैं, उनकी मार्कशीट या जो तो लेते हैं जेरोक्स, बाकी ये नहीं कहते कि तुम डाइवर्स का वो प्रूफ लेकर आओ, चाहे पिता नहीं है उसका प्रूफ लेकर आओ। जी बिल्कुल। सो ये हम लोग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब एक चीज़ और बताइए, आपकी इस सोशल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में जी ऐसा कौन सा अचीवमेंट है जिसके बाद में आपको बड़ा सुख मिलता है कि ना वाकई में ये मेरा कुछ माइलस्टोन है जो मैंने प्रस्तावित किया और सुख की अनुभूति देता है? मैं आपको बताऊं, हर पेरेंट्स या हर समाज चाहता है कि उसके सदस्य इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट मीन्स अपने आप पे सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, किसी पे सस्टेनेबल हो जाए। जब कोई बच्चा पढ़ाई करके और कुछ अचीव कर लेता है, एक लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो बहुत सुख का रीजन होता है, क्योंकि वो अपना जीवन ही केवल नहीं बना रहा है, वो अपने परिवार का बना रहा है, अपने समाज का बना रहा है, अपने देश का बना रहा है। जी जी। तो वो सबसे बड़ा सुखद मौका होता है। पिता के तौर पे आपको ये जो सुख की अनुभूति मिलती है कि आपके वो समाज के प्रति भी मिलता है। और बहुत से केसेस में ऐसा होता है, बहुत से गार्जियन ऐसे कहते हैं मेरे बच्चे ने ये हासिल किया है, समाज का प्रोग्राम है, भाई मेरे बच्चे को तो आपकी समाज दे रही है, इंजीनियर होंगे, वो होगा। इसके बावजूद मैं इन संस्थाओं से बाहर भी वो कई सारी कंपनियां हैं जैसे अपने ताल्लुकात हैं, तो बच्चे आते हैं ग्रेजुएशन करके, इंजीनियरिंग करके, तो उनको हेल्प करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। उनको कंटिन्यू हेल्प करने की ऐसे कोई परफेक्ट योजना आपने बनाई हो? नहीं, ऐसे कोई नहीं, रोड मैप ऐसा बनाया, ऐसा कुछ नहीं। ये टेंडम मतलब जो भी आएगा, जैसे भी आएंगे आप उनकी हेल्प करते चले जाएंगे, जैसे भी आएगा। अब अंत में मैं आपसे एक सलाह चाहूँगा कि जो भी समाज सेवी नया यहाँ पर जितने उपस्थित हैं और जो हमारी इन बातों को सुनेंगे,
और जो इस क्षेत्र में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, ऐसे तो सभी लोग, सलाह और संदेश दोनों चीज़ है ये। सभी लोग परिवार से बहुत सुदृढ़ हैं, मैं यही मान के चलता हूँ। बाकी समाज सेवा करने जब भी आएँ आप, तो पहले अपने आप को आर्थिक रूप से सुरक्षित कर लें। उसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं कि आप समाज सेवा मिल सके तो आपके समाज सेवा करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपका समाज भी समाज का एक हिस्सा है, आपका परिवार जो है वो समाज का एक हिस्सा है। मतलब तो पहली चैरिटी जो है घर से स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने परिवार को सिक्योर करिए कि मेरा परिवार अगर सिक्योर होगा तो मैं बाहर कर सकता हूँ। बाकी मेरा परिवार फाइनेंशियली या सोशली या इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं है तो मैं बाहर सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी मैं आऊँगा ना तो मेरे बीवी बच्चे सब मेरे को रोते हुए मिलेंगे। जी हाँ जी। तो मैं यही सबसे कहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना बैकअप तैयार करो आपका फैमिली के लिए, कि भाई फैमिली के लिए क्या। जी हाँ, चैरिटी अगर फैमिली मतलब वो सुदृढ़ हो गई, आप बाहर कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, आप में सुनने की ताकत क्रिएट करिए, क्यों आपको कहीं पेमेंट नहीं मिलने वाला है कि आप कोई बोल लेगा तो भी मैं सुनता रहूँगा। आक्रोश आता है आदमी में, कभी कोई उल्टा सीधा बोलता है तो होता है कि यार मैं तो निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ और मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो वो आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं भाई कोई कुछ भी कहेगा तो मैं उसे सुनूंगा। और होता ये है कि सामाजिक मीटिंगें होती हैं ना, वो एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, उसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, अनपढ़ भी होते हैं, और कोई भी सलाह होती है, कोई भी बात होती है तो हर आदमी अपना पार्ट देता है, अपनी सलाह देता है। तो सलाह देता है तो आप में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं सबको सुन सकूं। वो वायबल है उसका पॉइंट कि नहीं है, वो दूसरी बात है। और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, वो भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। जी, ये क्वालिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मतलब पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपको अच्छी हियरिंग पावर होनी चाहिए, और तब आप कोई भी डिसीजन है या कंक्लूजन है ये कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, बैकग्राउंड से, एजुकेशन इकोनॉमिकली हो, सोशली हो, ये तो पहला स्टेप आपके अनुसार आप जो संदेश दे रहे हैं कि अपने घर को पहला संभालिए जी, अपने परिवार को संभालिए जी, और उसके बाद में आप चैरिटी, जी, और चैरिटी तभी स्टार्ट कीजिए जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, जी, या कुछ आप नहीं आपके पास बैकअप हो, बैकअप हो, आप नहीं, आपका कोई बिजनेस हो या आपके घर में कोई बंदा है जो आपकी एब्सेंस को पूरी कर सकता है। सही बात है। अगर आपका आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, और आप बाहर चैरिटी करने जाते हैं तो ये सही स्टेप नहीं होगा। नहीं 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 है, नहीं है। तो पहला आपका ये बहुत बड़ा अच्छा क्लियर संदेश है जी। अब मैं कुछ ये जानना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा था कि आपको इस अनुभव दान के प्रोग्राम में भी बुलाया जाएगा अपने अनुभव शेयर करने के लिए? मैंने सही में नहीं सोचा था। ये सवाल तो मैं कपिल शर्मा के शो में ही सुना करता था। जी। तो ये मैंने नहीं सोचा था, और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके जैसे व्यक्ति के प्लेटफॉर्म पे आया हूँ और अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ। और शेयर कर रहा हूँ मतलब हो सकता है इसके मुझे बारे में जानने को लोगों से भी मिले जी जी कि जो मैंने कहा वो क्या सही था या क्या गलत था, या मुझे और क्या कहना चाहिए था। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये कमेंट जब ये वीडियो चलेगा तो लोगों के कमेंट तो आएंगे। वो कमेंट आएगा, वो जरूरी है। देखिए हम लोग नॉर्मली हमारा नेगेटिव कंसेप्ट ये होता है निंदक के बारे में कि हम निंदक को हमेशा नेगेटिव में ही देखते हैं। कोई भी निंदा करने वाला है उसको हम पॉजिटिव वे में नहीं देखते। बाकी निंदक एक ऐसा व्यक्ति होता है ना कि जो आप नहीं सोचे होते हैं ना, उससे आगे तक वो सोचता है जी, और तब वो आपकी निंदा करता है। मतलब वो आपके लिए एक तरह का पथ दर्शक हो गया। बिल्कुल। हमारे लिए कोई सलाह इस कार्यक्रम के बारे में? साहब ऐसे ही चलाते रहिए। आप लोगों के लिए सभी हम लोग की शुभकामनाएं हैं। जो भी सपोर्ट चाहिए, जब भी चाहिए आप कहिए, हम लोग हाजिर हैं। कोई ऐसे समाज सेवी आपकी नज़र में जिनको आपको लगता है कि इस अनुभव दान के प्रोग्राम में उनको भी बुलाइए और उनका भी? जी, हमारे सामने हमारे एक तरह से कहे तो सहयोगी हैं जगदीश मौर्य जी, जो हमारे से ज़्यादा फिल्में हम समाज तक ही सीमित हैं, वो तो राजनीतिक दलों और समाजों में भी जी जी जुड़े हुए हैं। अब देखिए, मैंने तो मैक्सिमम प्रयत्न किया कि इनके अनुभवों को उनके अंदर से निकाला जाए,
ऐसे सवाल पूछने का प्रयत्न किए कि जिससे इनके अनुभव ये अपने निकाल पाएँ, बता पाएँ, और हम लोग उससे कुछ सीख पाएँ या आगे बढ़ पाएँ, और जो इस सेवा में, इस लाइन में जाना चाहता है वो कुछ सीखे, जाने। अब कोई ऐसे प्रश्न भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी जानकारियाँ हो सकती हैं जो मैं नहीं पूछ पाया हूँ या मैं नहीं इनसे कम्युनिकेट कर पाया, तो आप लोगों से अभी ओपन है। ओम प्रकाश जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके मन के जो भी सवाल हैं वो आप निकालिए, पूछिए इनसे, और ये अपना जो भी है बहुमूल्य योगदान देंगे, बताएंगे उस बारे में। प्लीज़, हम लोग ओपन है इस वक्त। अभी ये जो हमारा समय है पब्लिक इंटरेक्शन का है, 1 to 1, यहाँ हम पूरा डिस्कस करेंगे। कोई सवाल जो इनसे पूछा जाए, या मुझे पूछना था, मैंने नहीं पूछा। नहीं, आप लोग जी देखिए, आज का जो यूथ है ना, समाज से काफ़ी कट रहा है। वो फिर किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी समाज का हो। पहले क्या था, हमारा एक दायरा, एक हमारा समाज था, और सामाजिक कुछ नियम ऐसे थे ना जिसमें बंधन करता होते थे और लोग निकलते थे। आज क्या हुआ, एजुकेशन का फील्ड इतना बड़ा हो गया ना कि लोगों की थिंकिंग बदलती जा रही है। लोगों के पैरामीटर से ना काम करने के, फैमिली में रहने के, वो भी बदलते जा रहे हैं। तो यूथ को यही है कि आप किस तरह से सामाजिक गतिविधियों में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो ही आप समाज को आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि जो वैल्यूज़ है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ या सोशल वैल्यूज़, वो उसको अगर मेंटेन करना है तो यूथ को उसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है। देखिए साहब, हम लोगों ने एफर्ट डाले हैं। हम लोगों ने कोशिश यही की थी कि हम जो हैं, हम अपना अनुभव दें। यूथ है ना, वो अपना उत्साह जो है ना, वो अपनी शक्ति उसको यूज़ करे। बाकी नॉर्मली देखा क्या गया है, मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर यूथ जो पढ़ाई करके निकलते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए दौड़ते हैं या किसी बिजनेस में आते हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को यही होता है कि ये जो चीज़ है ना, ये हमारे काम की नहीं है, हम क्यों इसमें इन्वॉल्व हों। दूसरा एक रीज़न ये भी है कि जो मैंने या एसके जी ने या जो हमारी उम्र के लोगों ने अपने नेटिव में जो देखा है कि हम लोगों के साथ कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता था या हुआ है, वो आज गुजरात के वातावरण में लोग नहीं देख रहे हैं। शायद आप मान रहे होंगे। तो इसलिए रोज लोगों को और नहीं रियलाइज हो रहा है। तीसरी बात यह कि आज का यूथ अपने आप को अपने नेटिव से कनेक्ट नहीं करना चाहता, वहाँ जाना ही नहीं चाहता। बहुत से बच्चे तो 25 साल के हो गए, उनको ये नहीं मालूम कि मेरे गांव के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है। तो ये है कि कम से कम ज़्यादा नहीं, ईयरली एक बार आप अपने नेटिव प्लेस पे उसको जरूर ले जाएं जी, वहाँ की परिस्थिति वो समझें। 5 साल बाद जो आज का समय है, 5 साल बाद और भी फ्री हो जाएगा। आपने देखा होगा पहले जो आपको बंधन करता होते थे, तो शादी ब्याह वगैरह वाले जो मामले हैं ना, वो आपको ज़्यादा बंधन करते थे आपके समाज से बंधने के लिए। जी। और वो मामले सभी समाज में, वो ठाकुर समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या वैश्य समाज हो, सब समाज लिबरल हो रहे हैं। एक समय होता था कि इंटरकास्ट मैरिज करो मतलब आदमी एकदम इतना उत्तेजित हो जाता था, उसको इतना प्रेस्टिजियस वे में उसको लेता था कि वो किलिंग कर देता था सामने वाले का। जी। बाकी आजकल लोगों में कंप्रोमाइजिंग फैक्टर ज़्यादा आगे आ गया है। लोग अरे यार टाइम है, बदल रहा है, ये तो सब होना ही है ना। ये समय की मांग है, ये समय लोगों ने वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। यूथ काम कर रहा है, एनजीओज के थ्रू यूथ काम कर रहा है। एनजीओज जो है ना, जो एजुकेशन डिसिपेट कर रहे हैं, चाहे गरीब बच्चों को खाने पीने की चीज़ें दे रहे हैं, नोरिशमेंट वगैरह, उसमें यूथ काम कर रहे हैं। क्योंकि समाज वाले में यूथ कम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी आपने संदेश दिया, उस हिसाब से एक तो है कि यूथ को जो आने वाले समय में 5 साल में, जो इस बार का सवाल था जी, कि आने वाले 5 साल में आप देख रहे हैं कि ये जातिवाद जो है वो थोड़ा कम होगा, अभी भी थोड़ा कम होगा। और एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि आपका बच्चा जब गया तो उसने आपको बताया कि अभी भी हो रहा है जी, कहीं ना कहीं जातिवाद का वो फेस कर रहा है। तो
नए यूथ को ये शायद करना चाहिए कि भी इस चीज़ को बढ़ावा ना दें। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आपसे वाकई में हमने बहुत कुछ सीखा, जाना। आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपने अपने अनुभव को शेयर किया, जो लोगों को लाभ पहुंचाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करें, बेल की घंटी जरूर बजाएं, आपको ये नोटिफिकेशन मिलता रहे।